जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप परिहार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल परिहार क्लासेज में। और आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा जी, हम बात कर रहे थे ट्वेल्थ मैराथन में हम बात कर रहे थे फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी। लास्ट क्लास में हम काई की बात कर रहे थे बच्चा? लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से इन सारी चीजों की गणना की जाती है। जैसे हमने देखा था आपका एम्पियर का परपथीय नियम देखा था, हम लोगों ने आपका गतिमान आवेशों पर लगने वाला बल देखा था, हमने देखा था कि किस प्रकार से कोई आवेशित छड़ या आवेशित पदार्थ जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर किस प्रकार से बल लगता है। इन सारी चीजों की हमने बात की थी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हम लोगों ने बात की थी बेटा जी कि किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है और किस प्रकार से चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। इन सारी चीजों की हम लोगों ने परिचर्चाएं कर ली थी। आगे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे जी चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में। काय के बारे में बात कर रहे होंगे? हम बात कर रहे होंगे बेटा जी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। जैसे हमने बात की थी, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात की थी। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हमने बात की थी कि जब दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, भाई मेरे पास दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है, तो यह स्थिति क्या कहलाई थी? विद्युत द्विध्रुव कहलाई थी। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने देखा था P बराबर होता था किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते थे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सेम कंडीशन बेटा हम काय में करते हैं? सेम कंडीशन हम लोग करते हैं काय में अपना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जब हम बात करेंगे तो किस प्रकार से कर रहे होंगे समझिए। देखिए, मैं अगर बात करूं काय की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, तो अगला अपना जो टॉपिक हो जाएगा वो टॉपिक हो जाएगा बेटा जी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कौन सा होगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। काय के बारे में बात कर रहे हैं बेटा जी? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम लोग क्या कर रहे होंगे? अब बात कर रहे होंगे कि किस प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो यहां से देखिए किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। यहां से देखिए किस प्रकार से हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को यहां पे क्लियर कर रहे होंगे या समझ रहे होंगे। तो इस बारे में अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार से करूंगा? देखिए, किस प्रकार के से इसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, उस चीज को समझिए। देखिए यहां से तो मैं अगर कहूं बेटा तो मैं कहूंगा आपसे बलयुग्म का आघूर्ण हमने क्या देखा था? हमने बेटा जी बलयुग्म का आघूर्ण किस प्रकार से देखा था उस चीज को समझिए। मैं कह रहा हूं टाउ बराबर, मैं क्या कह रहा हूं? टाउ बराबर हमने देखा था, कितना देखा था? एन आई, क्या देखा था बच्चा? हमने देखा था जी, क्या प्रॉब्लम कर रहा है? हमने क्या देखा था बेटा? एन टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा देखा था। अच्छा, अब यहां से अगर मैं देखूं तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं कहूं यदि, मैं क्या कह दूं बेटा जी आप लोगों से, मैं आप लोगों से कह दूं यदि
यदि थीटा बराबर कितना हो अपने पास 90 डिग्री हो। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो क्या कंडीशन आएगी, ये आएगा साहब टाउ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन आई ए बी और हो जाएगा साइन 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। तो यहां से टाउ बराबर जो निकल के आएगा वो टाउ मैक्सिमम होगा, अधिकतम निकल के आएगा और वो कितना होगा एन आई ए बी होगा। कितना होगा बेटा जी, एन आई ए बी होगा। अब मेरी बात सुनना गौर से, मैं यहां से अगर कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं यहां से आप लोगों से कह सकता हूं कि अगर जो एन आई ए है इसको मैं एम मान लूं, यानी टाउ बराबर मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि टाउ मैक्सिमम बराबर होगा अपने पास एम बी। कितना होगा, एम बी होगा। जहां एम क्या है, एम बेटा जी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। आ रही है बात इतनी समझ में? आपने कहा बिल्कुल समझ में आ रही है सर जी। इसको अगर आगे मैं कहूं तो मैं एक काम कर सकता हूं बेटा, मैं यहां से कहूं कि m बराबर कितना निकल के आएगा, m बराबर हमारे पास कितना निकल के आना है, तो m बराबर ये निकल के आएगा बेटा टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। और मैं कह दूं सर जी यदि यदि b का मान, यदि b का मान कितना हो, 1 हो, यदि b इज इक्वल टू कितना हो अपने पास 1 हो, b अगर 1 होगा तो यहां से अगर देखूं तो m बराबर कितना निकल के आएगा, टाउ मैक्सिमम आएगा, टाउ मैक्सिमम या क्या निकल के आएगा, टाउ निकल के आएगा। m बराबर कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, टाउ हो जाएगा। तो यहां से टाउ बराबर कितना निकल के आया, m निकल के आया, या m बराबर कितना निकल के आया, टाउ निकल के आया। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन निकालेंगे। यहीं से हम क्या करेंगे बेटा जी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे होंगे। किस प्रकार से बात कर रहे होंगे, देखिए मैं कहूंगा अतः 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 क्या कंडीशन होगी, अतः कंडीशन ये होगी कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का, अतः किसी चुंबकीय द्विध्रुव का, चुंबकीय द्विध्रुव का, चुंबकीय द्विध्रुव का, अतः किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, अतः किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण होता है, वह यानी वह बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, वह बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण होता है जो क्या करे बेटा, जो v बराबर 1 पे क्या कर रहा होगा, कार्य कर रहा होगा। वह बल आघूर्ण होता है जो द्विध्रुव की, जो द्विध्रुव की, जो द्विध्रुव की एकांक, एकांक का मतलब क्या है, एक अंक, ठीक है, जो द्विध्रुव की एकांक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय एकांक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर कार्य करता है, तीव्रता पर कार्य करता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, चुंबकीय द्विध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा अपने पास, चुंबकीय द्विध्रुव हो जाएगा। अब मेरी बात सुने, जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है, चुंबकीय द्विध्रुव होता है वो कैसी राशि है, वो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा जी, सदिश राशि है। तो मैं यहां लिख देता हूं, मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है।
कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है, जिसका मात्रक क्या होता है बताइए? जिसका मात्रक क्या होता है बच्चा? तो आप कहेंगे सर जी इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। जिसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। जिसका मात्रक क्या होता है बेटा जी? एम्पियर मीटर होता है। क्लियर है? चलिए करिए यहां तक एक बार नोट डाउन करिए एक बार। हो गया? चलिए अब बेटा मेरी बात सुने। अब देखिए हमने चुंबकीय द्विध्रुव के कारण हम लोगों ने बेटा जी चुंबकीय द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी और दो स्थितियों पर की थी बेटा। एक तो अक्षीय स्थिति थी और दूसरी निरक्षीय स्थिति थी। यहां पे भी हम क्या कर रहेंगे? यहां पे भी बेटा जी हम चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों पर चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हो, परंतु डेरिवेशन की हमें ऐसी कोई आवश्यकता दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए आपको डायरेक्टली याद रखना है। मैं 2 पॉइंट लिखा रहा हूं, मैं नोट में करके लिखा रहा हूं, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं इसकी, और फॉर्मूले याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। देखो मेरी बात सुना, मैं अगर देखूं विद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों पर मैंने क्या देखा था बेटा? दो स्थितियों पर मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी। एक तो अक्षीय स्थिति पर देखी थी और अक्षीय स्थिति पर आई थी E बराबर 1/4πε0 2p/r, और निरक्षीय स्थिति पे कितनी आई थी? 1/4πε0 p/r3। अब यहां पे अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना की अगर मैं बात करूं, फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, तो यहां P की जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है? M हो जाता है। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर अक्षीय स्थिति पर देखी जाए तो निकल के आएगी μ0/4π। वही वहां पे जो नियतांक निकल के आता था वो होता था 1/4πε, और चुंबकीय क्षेत्र में क्या आता है? μ0/4π। तो कितना आएगा? अक्षीय स्थिति पे आएगा μ0/4π इंटू में 2m/r3, और निरक्षीय स्थिति पे निकल के आएगा μ0/4π इंटू में m/r3। ठीक है? क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट अगर मैं लिखूं, नोट नंबर फर्स्ट लिखूं मैं, तो नोट नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के कारण चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर क्या निकालनी है जी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये होता है बेटा जी B बराबर कितना होगा अपने पास? ये होगा जी μ0/4π इंटू में ये होता है 2m अपॉन में कितना होता है? r3। 2m अपॉन में कितना होता है? r3 होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, काय के कारण बेटा जी? चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर, कौन सी स्थिति पर बेटा? निरक्षीय। और निरक्षीय को क्या बोलते हैं? लंब समद्विभाजक भी बोलते हैं। और निरक्षीय को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब समद्विभाजक भी बोलते हैं। पर निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
और आप सभी जानते हैं वो कितनी होती है सर जी, वो होती है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में निकल के आएगी M अपॉन आर क्यूब। कितनी आएगी बच्चा, M अपॉन आर क्यूब निकल के आएगी। कितनी आ जाएगी, M अपॉन आर क्यूब निकल के आ जाएगी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं और अगला पॉइंट हमारे पास आता है भूचुंबकत्व के अवयव। क्या आता है बेटा जी, भूचुंबकत्व के अवयव। अब देखिए भूचुंबकत्व के अवयव होते क्या है। मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी के चुंबकत्व या पृथ्वी के चुंबकीय गुण के बारे में जो अवयव हमें बताते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, भूचुंबकत्व के अवयव बोलते हैं। और भूचुंबकत्व के 3 अवयव हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, पढ़ते हैं। एक तो होता है इसमें अपना दिक्पात कोण। कौन सा होता है, दिक्पात कोण। तो दिक्पात कोण क्या होता है, आप कहेंगे सर जी चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है। दूसरा होता है अपने पास में, कौन सा होता है बच्चा, नमन कोण या नति कोण। कौन सा होता है, नमन कोण या नति कोण। इसके बारे में क्या कहेंगे, तो मैं कहूंगा चुंबकीय अक्ष। भाई कोई चुंबक है, उस चुंबक के अक्ष तथा चुंबकीय यामोत्तर के मध्य में जो कोण बनता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नमन कोण या नति कोण बोलते हैं। अगली बात आती है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। कौन सा घटक बेटा जी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तीसरा अपने पास पॉइंट ये होता है। तो कोई इसके बारे में कहे तो मैं कहूंगा किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाली पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी का जो घटक होता है, बी का जो घटक होता है या बी का जो क्षैतिज घटक होता है, उस घटक को ही क्या बोलते हैं, उस घटक को ही क्या बोलते हैं बेटा जी, हम पृथ्वी का क्षैतिज घटक बोलते। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बेटा, पृथ्वी के चुंबकीय गुणों की गणना करते हैं। क्या करते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय गुणों की गणना करते हैं। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? आपने कहा सर जी बिल्कुल समझ में आ रही। जब बिल्कुल समझ में आ रही है तो इस चीज को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी भूचुंबकत्व के अवयव। क्या आएगी बेटा जी, तो आप कहेंगे सर जी आएगी हमारे पास भूचुंबकत्व, भूचुंबकत्व के अवयव, भूचुंबकत्व के अवयव, अवयव। ठीक है, भूचुंबकत्व के अवयवों की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से इसे प्रदर्शित करेंगे। तो मैं यहां से कहूंगा पृथ्वी के चुंबकत्व, पृथ्वी के, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं यहां से कह रहा हूं पृथ्वी के, पृथ्वी के चुंबकत्व, चुंबकत्व, पृथ्वी के काय की बात कर रहा हूं बेटा जी, मैं पृथ्वी के चुंबकत्व की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, हाँ बेटा जी अभी अभी एक सूचना आई है, आती रहती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आप इस बात का ध्यान भी रखें कि क्या सूचना आई है, सूचना ये आई है कि जैसे बच्चे पेपर अच्छा नहीं होता है, ज्यादातर क्या करते हैं कॉपियों में बीच में पैसे लगा देते हैं। और इस चीज की अभी सूचना आई है कि अगर किसी की कॉपी में पैसे मिलते हैं तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और भी अगर अलग से जानकारी चाहिए तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में जितने बच्चे हैं और जितने बच्चे हो सकते हैं वो सारे के सारे पेपर से 1-2 दिन पहले इस बारे में मेरे से चर्चा कर सकते हैं कि हमें पेपर किस प्रकार से करना है। एक क्लास वैसे मैं लेके आऊंगा कि हमें रियलिटी में करना क्या होता है। अगर मान लो
पेपर हम देने बैठे और पेपर देते टाइम हमने पढ़ा कुछ और था, आ कुछ और गया। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन किए, आप क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन करते टाइम कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे, मतलब सिलेबस में तो होंगे, लेकिन होता क्या है कि 30% का जब से गड़बड़ हुई है ना, कि 30% सिलेबस हटा दिया, 30% सिलेबस हटा दिया, तो 2-3 बार हटाए, इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टीचर उसको पढ़ाते नहीं है और बच्चे भी उसको पढ़ते नहीं है, भाई सिलेबस से हट गया। लेकिन जो एग्जामिनर पेपर सेट करने बैठा है वो कभी कभी भूल जाता है कि भाई ये सिलेबस में इस टाइम नहीं है, तो वो उसको दे देता है। अब बच्चे करें तो करें क्या? तो बेटा जी ध्यान रखना इस चीज पर विशेष है। मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, मान लो यही क्वेश्चन आ गया कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, और आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, परंतु आपको याद है कि सर ने हमें बताया था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को करके आइए, ये चीज ध्यान रखना। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये चीज बता रहा हूं कि आपको कोशिश तो ये करनी है कि हम वही क्वेश्चन करें, लेकिन वो क्वेश्चन हम लोगों से आ ही नहीं रहा है। अब क्या करना है, या तो छोड़ के आओ या कुछ और करके आओ, तो कुछ तो करके आओ। जो एग्जामिनर जो वहां कॉपी चेक कर रहा होगा वो कभी कभी तो जल्दी के चक्कर में कर जाता है, और कभी कभी ये सोच लेता है यार बच्चे ने कुछ तो किया है, कुछ तो किया है ना, कुछ नंबर तो दे देते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा कि कुछ नहीं से तो कुछ मिल जाए वो अच्छा है। अरे बात समझ में, कुछ नहीं से कुछ मिल जाए वो भी अच्छा है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन कोई फंस जाए जिस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास ना हो, तो उस क्वेश्चन की जगह पे उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उसको अवश्य करके आइए। मतलब पेपर पूरा करके आना है, पेपर में छोड़ना कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमसे नहीं आ रहा है, परंतु उससे रिलेटेड दूसरी चीजें हमसे आ रही हैं, तो आप एक काम करिए, उन चीजों को अवश्य करिए। ठीक है, चलिए मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। और मैं काय की बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था भू चुंबकत्व के अवयव। तो मैं कह रहा हूं पृथ्वी के चुंबकत्व या चुंबकीय गुण को या चुंबकीय चुंबकीय गुण को या चुंबकीय गुण को चुंबकीय गुण को भू चुंबकीय गुण को क्या बोलते हैं? भू चुंबकत्व कहते हैं। गुण को भू चुंबकत्व कहते हैं। भू चुंबकत्व कहते हैं। भाई पृथ्वी का चुंबकत्व हो या चुंबकीय गुण हो, वही तो क्या कहलाता है? भू चुंबकत्व कहलाता है। भाई भू मतलब पृथ्वी, चुंबकत्व मतलब उसके गुण। तो पृथ्वी के चुंबकत्व या उसके चुंबकीय गुणों को ही क्या बोला जाता है? भू चुंबकत्व बोला जाता है। अब भू चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। भू चुंबकत्व के कितने होते हैं बेटा? 3 अवयव होते हैं। तो मैं कहूंगा किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय गुणों पृथ्वी के चुंबकीय गुणों को चुंबकीय गुणों को 3 प्रकार से चुंबकीय गुणों को 3 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। 3 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जिन्हें भू चुंबकत्व के अवयव कहते हैं।
जिन्हें क्या कहते हैं बेटा जी, हम भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। कौन कौन से वो 3 गुण होते हैं? तो आप कहेंगे सर जी इसमें पहला जो गुण होता है, पहला जो गुण होता है वो गुण होता है कौन सा? दिक्पात कोण। कौन सा? दिक्पात, दिक्पात दिक्पात कोण। दूसरा होता है बेटा अपने पास, दूसरा होता है अपने पास में नमन कोण या नति कोण, नति कोण, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं नमन कोण, नमन कोण, नमन कोण या नति कोण। और तीसरा जो होता है अपने पास, तीसरा जो होता है बेटा जी अपने पास, वो तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय चित्र का क्षैतिज घटक। कौन सा होता है? पृथ्वी के, पृथ्वी के, पृथ्वी के चुंबकीय चित्र का, चुंबकीय चित्र का, चित्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय चित्र का कौन सा घटक होता है बेटा जी? क्षैतिज घटक होता है। तो ये 3 अवयव होते हैं पृथ्वी के चुंबकीय चित्र को परिभाषित करने वाले। क्लियर? आ रही है समझ में? तो अभी हम लोग यहां बात करेंगे और ध्यान रखना ये तीनों के तीनों क्या है बेटा जी? इंपोर्टेंट है। इन तीनों में से कहीं ना कहीं से पेपर में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ध्यान रखना भूचुंबकत्व के जो अवयव हैं ये क्या में आते हैं? अपने इंपोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं और यहां से क्वेश्चन टपकेगा, यहां से क्वेश्चन टपकेगा। तो ध्यान रखें भूचुंबकत्व के अवयवों में 3 अवयव होते हैं, दिक्पात कोण, नमन कोण या नति कोण, और तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय चित्र का क्षैतिज घटक। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है इस बार पेपर में आने के जिसके पूरे पूरे चांस हैं वो है पृथ्वी के चुंबकीय चित्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, करिए एक बार। हो गया बच्चा? क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन घटकों के बारे में। काय के बारे में बात कर लेते हैं? इन घटकों के बारे में। तो सबसे पहला कौन सा है अपना? दिक्पात कोण। सबसे पहला अपने पास कौन है बेटा? सबसे पहला है अपने पास दिक्पात कोण। कौन सा कोण? तो आप कहेंगे दिक्पात कोण। दिक्पात कोण क्या होता है? दिक्पात कोण क्या होता है जी? दिक्पात कोण तो आप कहेंगे सर जी, आप कहेंगे कि पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर, कौन से बेटा जी? चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के मध्य बना कोण ही क्या कहलाता है? दिक्पात कोण कहलाता है। तो मैं इसको अगर कहूं तो मैं कहूंगा पृथ्वी तल के, मैं क्या कह दूंगा बेटा आप लोगों से? मैं कह दूंगा पृथ्वी तल के, पृथ्वी तल के, तल के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, याम्योत्तर तथा तथा भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य बना कोण, के मध्य बना कोण, बना कोण क्या कहलाता है बेटा? दिक्पात कोण कहलाता है। दिक्पात कोण कहलाता है। दिक्पात कोण कहलाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? दिक्पात कोण कहलाता है। ठीक है, आ रही है समझ में? अगला जो पॉइंट आएगा अपने पास, सेकंड पॉइंट जो है वो होता है अपने पास में
नमन कोण या नति कोण। तो दूसरा कौन सा आएगा, नमन कोण, नमन कोण, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, नति कोण। नमन कोण या फिर इसी को क्या बोलते हैं, नति कोण बोलते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आपने कहा बिल्कुल आ रही है सर जी। क्या आ रही है कि दूसरा घटक कौन सा हो जाएगा, नमन कोण या नति कोण हो जाएगा। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, मैं कह रहा हूं चुंबकीय अक्ष तथा चुंबकीय यामोत्तर के मध्य में, चुंबकीय अक्ष तथा चुंबकीय यामोत्तर के मध्य में बना कोण क्या कहलाता है, नमन कोण या नति कोण कहलाता है। तो यहां से देखें, मैं कह रहा हूं चुंबकीय अक्ष तथा, मैं क्या कहूंगा बेटा जी आप लोगों से, मैं कहूंगा चुंबकीय चुंबकीय अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष तथा तथा क्या कहूंगा बेटा जी, चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय, यहां से सीधी सीधी डेफिनेशन पूछता है, ध्यान रखिएगा ये चीज, चुंबकीय याम्योत्तर, याम्योत्तर के मध्य बना कोण के मध्य बना कोण नमन कोण अथवा नति कोण कहलाता है। बना कोण नमन कोण, कौन सा जी, नमन कोण अथवा नमन कोण अथवा नति कोण कहलाता है। नति कोण कहलाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, नमन कोण अथवा नति कोण कहलाता है। अगले पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। अगला पॉइंट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कौन सा होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है। तो यहां से अगले मैं पॉइंट की बात कर लूं तो अगला पॉइंट होगा पृथ्वी के, कौन सा बेटा जी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज क्या बेटा जी, घटक। तो हम काय की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बारे में अब बात कर रहे हैं। और ये इन तीनों में इंपोर्टेंट तीनों हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट की अगर कोई बात कर दी, इन तीनों में मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, तो ध्यान रखना कौन सा होगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होगा। कौन सा होगा बच्चा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होना है। तो ये क्या होता है, तो आप कहेंगे किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के कौन से बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है वही क्या कहलाता है, पृथ्वी का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। भाई दो घटक टूटेंगे, एक तो होगा क्षैतिज घटक और एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो जो क्षैतिज घटक होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बोलेंगे। तो मैं यहां से कहूंगा किसी स्थान पर, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर क्या बेटा जी, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में, चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, याम्योत्तर, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर, क्या बेटा जी, चुंबकीय याम्योत्तर में कार्य करने वाले, चुंबकीय याम्योत्तर में कार्य करने वाले, कार्य करने वाले, करने
वाले कार्य करने वाले क्या बेटा जी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है, पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक पृथ्वी के क्या होता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है, क्षैतिज घटक कहलाता है, घटक कहलाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा जी, क्षैतिज घटक कहलाता है। अब मेरी बात सुनना, एक तो हो गया बेटा हॉरिजॉन्टल और एक हो गया वर्टिकल। एक तो कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, और एक हो गया वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर। तो मैं यहां से अगर कहूं, मैं इसको अगर आगे करूं तो मैं इसका अगर गणितीय निरूपण देखूं, क्या देखूं बेटा, इसका गणितीय निरूपण। ध्यान रखना ये इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्या है बेटा, इंपोर्टेंट है। गणितीय निरूपण यानी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां से कहूंगा चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, मैं अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की अगर बात करूं तो ध्यान रखना ये कॉस घटक होता है। कौन सा घटक होता है बेटा जी, कॉस घटक होता है। और इतनी सी बात पल्ले बांध लो कि हम इसको बी ऑफ एच या फिर ओनली एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसको अगर कहूं तो मैं इसको कह सकता हूं बी ऑफ एच बराबर ये निकलेगा अपने पास बी कॉस थीटा। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे अगर मैं देखूं चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, तो इसको बी ऑफ वी या बी ओनली कैसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं कहूंगा बी ऑफ वी इज इक्वल टू ये होता है बेटा साइन घटक, तो बी साइन थीटा। कौन सा हो जाएगा, बी साइन थीटा। और इसको मान लू मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई बेटा, कितनी आ गई, दो इक्वेशन, और दोनों इक्वेशनों से ही मुझे इसे सॉल्व करना है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, क्या काम कर सकता हूं बेटा, मैं समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दूं। मैं क्या कर दूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे बेटा जी समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 का क्या करूंगा बेटा जी, वर्ग करूंगा और उसके बाद उसको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। देखिए किस प्रकार से जोड़ूंगा, मैं कहूंगा यहां से ये हो जाएगा बी ऑफ एच का वर्ग प्लस ये हो जाएगा बी ऑफ वी का वर्ग बराबर, इसको अगर करूंगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही तो होगा। मैं इसको कहूं ये आएगा बी ऑफ एच का वर्ग प्लस ये हो जाएगा बी ऑफ वी का वर्ग बराबर, यहां से बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं, यहां से क्या करूं बेटा जी, बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा, यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
तो यहां से अगर देखूंगा तो इसका मान तो कितना होता है, एक होता है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है अपने पास, एक होता है। कितना होता है बच्चा, एक होता है। होता है कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल होता है। जब बिल्कुल होता है बेटा तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, ये निकल के आएगा, ये तो हो गया बी ऑफ एच का वर्ग प्लस ये हो जाएगा बी ऑफ वी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर। बराबर में कितना आएगा, बी स्क्वायर। क्या मैं इस वर्गमूल को इधर इस वर्ग को इधर लेके आऊं तो ये वर्गमूल नहीं हो जाएगा, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से बेटा जी बी बराबर निकल के आएगा अंडर रूट में बी ऑफ वी का वर्ग प्लस ये हो जाएगा बी ऑफ एच का वर्ग। बी ऑफ वी का वर्ग प्लस बी ऑफ एच का वर्ग, या फिर बी बराबर अंडर रूट में बी ऑफ एच का वर्ग प्लस बी ऑफ वी का। क्लियर है बेटा जी, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए ये तो क्या निकल के आया, इसका तुल्य चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया। क्या निकल के आया, तुल्य चुंबकीय क्षेत्र। आपसे पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले बेटा जी, आपसे पूछ ले बीच का कोण। क्या पूछ ले, बीच का कोण। तो मैं काम कर लू बेटा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दूं तो tan बनेगा कि नहीं। भाई देखो यहां से b sin थीटा बट्टे में b cos थीटा, तो यहां से b से b खत्म, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, tan थीटा। तो मैं यहां से क्या कर दूं, मैं यहां से बेटा जी समीकरण 2 में डिवाइड कर दूं समीकरण कौन से बेटा, 1 से। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दूं, भाग करूंगा बेटा तो ये निकल के आएगा b sin थीटा डिवाइडेड बाई b cos थीटा डिवाइडेड बाई b cos थीटा बराबर में क्या आएगा, आप कहेंगे b ऑफ v डिवाइडेड बाई b ऑफ h। तो यहां से देखना b से b कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट। साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, तो आपने कहा सर जी tan हो गया, तो कितना आएगा tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा b ऑफ v अपॉन b ऑफ h। तो यहां से अगर मैं थीटा रखूं, tan को उधर ले जाऊं तो tan को बराबर के दूसरी तरफ अगर मैं लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। तो यहां से थीटा बराबर निकल के आएगा tan इनवर्स b ऑफ v अपॉन b ऑफ h। क्लियर है, तो ये क्या हो गया बेटा, आपके पास बीच का कोण निकल के आया और ये क्या हो गया, तुल्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या होगी, तुल्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्लियर है, आगे बात समझ में करिए एक बार। हाँ अच्छा हो गया। हाँ जी बेटा, तो हो गया इतना सा क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है बच्चा, तो आपने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है। जब बिल्कुल क्लियर है बेटा तो आगे हम चलते हैं और इसी यूनिट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं क्यूरी का नियम। क्या बोलते हैं बेटा जी,
क्यूरी का नियम बोलते हैं। क्यूरी का नियम क्या होता है, उसके लिए बेटा थोड़ी सी आप लोगों को स्वयं से पढ़ना है। तो मैं क्या था कि उसमें थोड़ा सा लिखाना ज्यादा पड़ता काय के बारे में, उसके अगर मैं देखता तो मैं कहूंगा बेटा जी पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में या चुंबकीय प्रकृति के बारे में पढ़ना पड़ता। तो अगर मैं यहां से एक थोड़े से पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं कि क्या होते हैं, तो मैं यहां से कहूंगा, मैं आपसे एक पॉइंट लिख रहा हूं सीधा सीधा, कुछ नहीं, क्योंकि इसमें अगर करने बैठे तो आधा एक घंटा तो सिर्फ यही खा जाएगा। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। कौन कौन से बेटा जी, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, इन तीन के बारे में स्वयं से पढ़ना है। कौन कौन से बच्चा, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षण बल का अनुभव करते हैं या दुर्बल आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा होता है बेटा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन से, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कैसे पदार्थ कहलाते हैं बच्चा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और अगला होता है अपने पास में लौह चुंबकीय पदार्थ। कौन से, लौह चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, क्या कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इनके बारे में ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको स्वयं है और अवश्य पढ़ के जाना। ठीक है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अवश्य पढ़ के ही जाना है अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। आगे अपने पास एक यूनिट आती है, सॉरी एक टॉपिक आता है क्यूरी का नियम। कौन सा आता है बेटा, अगला अपने पास एक टॉपिक आता है क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम, क्यूरीज लॉ, क्यूरी का नियम। और क्यूरी के नियम की अगर मैं बात करूं तो क्यूरी का नियम क्या कहता है हम लोगों से, उस चीज को समझिए। क्यूरी के नियम की अगर मैं बात करूं तो क्यूरी का नियम क्या कहता है, क्यूरी का नियम कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, सॉरी परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती। ये किसने बताया था, क्यूरी ने बताया था। क्या बताया था, क्यूरी ने कहा था जी कि अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, जो चुंबकीय गुण होता है, वो निर्भर करता है काहे पे बेटा, परम ताप पे निर्भर करता है, और दूसरा क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर। अगर ताप बढ़ाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगी, ताप घटाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, और चुंबकीय क्षेत्र घटाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगी। ये किसने बताया था, क्यूरी ने बताया। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए तो मैं यहां से बात कर लेता हूं बेटा काय के नियम की, क्यूरी के नियम की बात कर लेता हूं। काय की बात कर लेता हूं बेटा जी, मैं क्यूरी के नियम की बात यहां पे कर लेता हूं। तो यहां से अगर मैं कहूं, ठीक है, यह नियम अनुचुंबकीय पदार्थों, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए देय है, मतलब दिया गया है। तथा इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, के अनुसार, इस नियम के अनुसार अगर मैं बात करूं बेटा, तो मैं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा कि अनुचुंबकीय पदार्थों की, क्या कहूंगा बेटा जी, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थों की, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या बेटा, चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब चुंबकीय गुण, चुंबकीय प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है बेटा जी, परमताप की, परमताप, परमताप मतलब केल्विन ताप, ठीक है, परमताप के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती तथा परमताप के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा हम क्या बोलेंगे, तथा चुंबकीय प्रवृत्ति के, तथा क्या बोलेंगे, तथा चुंबकीय क्षेत्र, तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है, होती है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो चुंबकीय प्रवृत्ति को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी, हम चुंबकीय प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, आई से, कैसे करते हैं, आई से। तो उसने कहा है आई इज प्रोपोर्शनल टू, उसने क्या कहा है हमसे, आई इज प्रोपोर्शनल टू, आई इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन टी, भाई एच के यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और परमताप के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से अगर देखें बेटा, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच अपॉन टी। तो यहां से अगर मैं देखूं तो आई बराबर, प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कितना आएगा, सी इंटू में कितना होगा, एच अपॉन टी हो जाएगा। तो आई बराबर होगा सी इंटू में एच अपॉन टी हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। अच्छा मैं सी की बात करूं दादी, मैं काय की बात करूं, सी की अगर बात करूं तो सी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं बेटा जी हम, ठीक है बेटा। तो यहां से अगर मैं कहूं,
यहां से अगर मैं कहूं तो सी जो होता है वो होता है क्यूरी नियतांक। सी को क्या बोलते हैं हम? क्यूरी नियतांक। क्यूरी नियतांक होता है। ठीक है, चलिए तो एक बार क्या करेंगे इसको, एक बार इसको बेटा जी आप लोग नोट करिए यहां तक। अरे यार
हाँ जी बच्चा, हो गया तो क्लियर है यहां तक। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा। अब अगर हम बात करें तो हम क्या बात कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे बच्चा काय के बारे में। अगला जो अपना पॉइंट आएगा वो आएगा चुंबकीय फ्लक्स। कौन आएगा, चुंबकीय फ्लक्स। तो याद करो हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, और विद्युत फ्लक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या बोलते थे, विद्युत फ्लक्स बोलते थे। तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, सेम डेफिनेशन होगी, सिर्फ विद्युत क्षेत्र की जगह पे क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो मैं यहां से कहूंगा चुंबकीय फ्लक्स की अगर मैं बात कहूंगा तो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो अगला पॉइंट अपने पास में आएगा, अगला पॉइंट क्या आएगा बेटा जी, चुंबकीय फ्लक्स आएगा। कौन सा आएगा, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स देखिए यहां से अगर चुंबकीय फ्लक्स की मैं बात करूं तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि किसी प्रत्येकांक, मैं क्या कह दूंगा बेटा जी, मैं आप लोगों से कह दूंगा कि किसी किसी प्रत्येकांक या किसी एकांक, किसी एकांक एकांक चुंबकीय क्षेत्र से, एकांक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी, इसे फाई ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ऑफ बी से, भाई विद्युत फ्लक्स को कैसे करते थे, फाई ऑफ ई से, इसे कैसे करेंगे, फाई ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा, फाई ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से अगर मैं कहूं तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि सर जी फाई ऑफ बी बराबर होता है अपने पास बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। और आप यहां से 3 केस अपने आप बनाएंगे। कितने केस बेटा जी, 3 केस बनाएंगे। कौन कौन से केस, एक बार लेंगे अगर थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 0 होगा तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और cos 0 का मान 1 होता है, तो फाई ऑफ बी कितना निकल के आएगा, मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, बी ए होगा। अगर यहीं पे आप थीटा बराबर 90 डिग्री लेते हैं तो फाई ऑफ बी बराबर आएगा अपने पास में 0, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद में बेटा जी अगर आप थीटा बराबर 180 डिग्री लेते हैं तो फाई ऑफ बी बराबर निकल के आएगा माइनस के बी ए होगा, तो मैक्सिमम, लेकिन कैसा होगा, विपरीत दिशा में। क्लियर, आगे बात नहीं समझ में। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम बात कर रहे होंगे काय के बारे में, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। काय के बारे में, चुंबकीय बल रेखाएं। तो अगला अपना पॉइंट होगा चुंबकीय बल रेखाएं।
बल रेखाएं। तो ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखाओं के आधार पर ही हम क्या बात कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे जी कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और इनके आधार पर विद्युत बल रेखाओं को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो मैं अगर चुंबकीय बल रेखाओं की बात करूं तो मैं कहूंगा चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, होती हैं जो जो चुंबकीय क्षेत्र की, जो चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं बेटा जी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। मैं यहां से कहूं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं निम्नलिखित, निम्नलिखित गुणधर्म, निम्नलिखित गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं बेटा जी? निम्नलिखित गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। देखिए बेटा जी, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बात करूंगा? सबसे पहले अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखिए, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो सदैव उत्तरी ध्रुव से पैदा होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर होती हुई उत्तरी ध्रुव पर ही समाप्त होती है। मतलब उत्तरी ध्रुव से पैदा हुई, दक्षिण ध्रुव पे पहुंची और कहां आती हैं? उत्तरी ध्रुव पे आके ही समाप्त होती है। लेकिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती थी और ऋणावेश पर जाके समाप्त होती थी। तो एक प्रॉपर्टी दोनों की समझ में आई। तो मैं यहां से कहूंगा चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, ध्रुव से उत्पन्न होकर, उत्पन्न होकर दक्षिणी ध्रुव पर होती हुई, दक्षिणी ध्रुव पर, ध्रुव पर होती हुई, होती हुई उत्तरी ध्रुव पर ही, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर ही समाप्त होती हैं, समाप्त होती हैं, होती हैं। भाई उत्तरी ध्रुव से पैदा होंगी, दक्षिण ध्रुव पे जाएंगी और फिर दोबारा से उत्तरी ध्रुव पे ही क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। यही अगर मैं बात करूं विद्युत बल रेखाओं की तो धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती। अब एक बात बताओ, देखिए उत्तरी बल रेखाएं, सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। यहां से पैदा हुई, यहां पे होती हुई यहीं पे समाप्त हो रही है। तो क्या ये बंद वक्र का निर्माण नहीं कर रही? जबकि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होंगी और ऋणावेश पर जाके समाप्त होंगी। तो क्या ये बंद वक्र का निर्माण कर रही हैं?
नहीं करती। तो मैं कहूंगा चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं, जबकि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं आप लोगों से कहूंगा सेकंड पॉइंट अपने पास आएगा, क्या आएगा बेटा जी? सेकंड पॉइंट आएगा चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं हाँ जी, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का, बंद वक्र का, बंद वक्र का निर्माण करती हैं, बंद वक्र का निर्माण करती हैं, करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं बेटा जी? बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं कैसी थी? ऐसे करके चल रही थी, ऐसे करके, तो लचीली डोरी की भांति होती है कि मैं अगर विद्युत बल रेखाओं की बात करूं तो विद्युत बल रेखाएं भी क्या होती हैं? लचीली डोरी की भांति होती हैं। तो मैं यहां से कहूंगा कि जी चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं लचीली डोरी की भांति, लचीली डोरी की भांति, डोरी की भांति, भांति होती हैं, भांति होती हैं। ठीक है? अगले पॉइंट की मैं बात कर लूं, अगले पॉइंट की मैं बात करूंगा तो देखिए, न तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट सकती हैं और ना ही चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट सकती हैं। तो अगला पॉइंट होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी, कभी भी एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं। क्लियर है इतनी सी बात? यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलिए करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा? क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, और अगला पॉइंट है अपने पास द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। कौन से? सॉरी, विद्युत अपघटन तो काय में आता है? केमिस्ट्री में आता है। विद्युत या चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम कौन से बेटा जी? फैराडे के चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। और यहां से ध्यान रखना, दो नियम है फैराडे के और एक नियम है लेंज का। दो नियम तो फैराडे के और एक नियम का है लेंज का है। और यहां से एक नई क्वेश्चन आएगा तीनों में, इन तीनों में से एक नई क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर है? तो हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है बेटा जी अपने पास में कौन सा है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। चलिए, तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? अगला पॉइंट आ जाएगा बेटा फैराडे के, फैराडे के विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। और इसके नियम कितने होते हैं बेटा जी? दो नियम होते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कितने नियम है? दो नियम है। कितने नियम है अपने पास? दो नियम होते हैं, दो नियम है।
दो नियम होते हैं, कौन कौन सा जी? आप कहेंगे पहला नियम क्या है, तो मैं अगर सबसे पहले बात कर लूं बेटा जी प्रथम नियम के बारे में। इस नियम के बारे में, प्रथम नियम के बारे में, प्रथम नियम के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। प्रथम नियम हम लोगों से क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है जी कि यदि किसी कुंडली में, यदि किसी कुंडली में कोई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित किया जा रहा हो, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का मतलब है बढ़ाया जा रहा हो या घटाया जा रहा हो, तो मैं कह रहा हूं कि यदि किसी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा रहा हो तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के तुल्य होता है। क्लियर? चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूं, मैं कह रहा हूं जी यदि किसी, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, यदि किसी कुंडली में, यदि किसी कुंडली में बद्ध मतलब बंधे हुए, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या है बेटा? फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के तुल्य होता है तथा यह विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के तुल्य होता है। क्या होता है बेटा जी? फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है बच्चा? तुल्य होता है। क्लियर है? आ रही है इतनी सी बात समझ में? तो यहां से अगर मैं कहूं बेटा जी तो अपने पास क्या निकल के आएगा कि जो ई है बेटा, जो ई है वो बराबर होगा माइनस के डी फाई ओवर डी टी, समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन की दर। अच्छा यहां से देखो, यहां से अगर मैं एक बात कहूं, मैं कहूं आप लोगों से, तो फाई बराबर कितना होता है? फाई बराबर होता है सर जी बी इंटू में ए। अभी हम देख के आए थे, जब फाई बराबर बी इंटू में ए होता है तो यहां से ई बराबर कितना आएगा? तो आप कहेंगे माइनस के डी ओवर डी टी ऑफ बी ए। कितना होगा? डी ओवर डी टी ऑफ बी ए। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां से अगर मैं एक काम करूं, मैं कहूं यदि कुंडली में पैरों की संख्या एन हो, कितनी हो बेटा? एन हो, तब यहां से जो ई निकल के आएगा वो निकल के आएगा
माइनस के एन, भाई एन से गुणा करेंगे, माइनस के एन इंटू में डी फाई ओवर डी टी ऑफ बी ए, ऑफ बी ए। यही क्या होता है बेटा, ये होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम होता है। यही क्या होता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम होता है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दूसरी अगर मैं बात कर लूं बेटा, दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा अपने पास आता है सेकंड लॉ। कौन सा आता है, सेकंड लॉ, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम कौन सा नियम बेटा, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। और सेकंड लॉ की अगर मैं बात करूं, द्वितीय नियम की अगर मैं बात करूं, तो मैं किस प्रकार से इसे देखूंगा, इस चीज को समझिए। मैं कह रहा हूं जी, सेकंड लॉ कहता है कि इस नियम के अनुसार, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या कहेगा, इस नियम के अनुसार क्या परिघटना आएगी, तो इस नियम के अनुसार हम लोग कहेंगे कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, किसी परिपथ में उत्पन्न, परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न धारा की दिशा, धारा की दिशा सदैव, धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है, सदैव उस कारण का विरोध करती है, विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, स्वयं उत्पन्न हुई है, हैं? ये तो क्या कर रही है बेटा, जिससे पैदा हुई है उसी का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। धारा उस कारण का ही विरोध कर रही है जिससे वो स्वयं उत्पन्न हुई। और यही नियम सेम डिट्टो नियम किसका है, लेंज का नियम भी। यही नियम का है बेटा, लेंज का नियम है। तो अगला पॉइंट मैं यहीं पे लिख देता हूं जिससे कि आप लोग बड़े आराम से याद कर सकें। और अगला नियम है अपने पास लेंज का नियम। कौन किसका नियम बेटा, लेंज का नियम, लेंज का नियम। तो लेंज के नियम की अगर मैं बात करूं तो लेंज का नियम क्या होता है, इस चीज को समझें। लेंज का नियम क्या कहता है बेटा, लेंज का नियम कहता है लेंज का नियम क्या कहेगा हम लोगों से, लेंज का नियम कहेगा जी, क्या कहेगा, किसी कुंडली में उत्पन्न, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न विद्युत धारा, उस कारण का ही विरोध करती है जिस कारण से, जिससे वह स्वयं, जिससे
वह स्वयं स्वयं उत्पन्न हुई है, उत्पन्न हुई है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, उत्पन्न हुई है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये क्या हो गया बेटा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम हो गए। और क्या हो गया बच्चा अपने पास में? और हो गए अपने पास में लेंज का नियम हो गया। ठीक है, करिए एक बार। चले बेटा आगे, आगे चले बच्चा, आगे चलते हैं। तो ये हो गया बेटा आपके लेंज के नियम, लेंज का नियम हो गया और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम हो गए। अब अगर हम बात करें बेटा, तो हम बात करेंगे काय के बारे में? हम बात कर रहे होंगे कुंडलियों के बारे में। देखिए, कुंडलियों के बारे में एक पॉइंट आता है, एक तो आता है स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण होता क्या है? जब किसी कुंडली में समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न हुई थी? प्रेरित विद्युत वाहक बल से। तो यह घटना ही क्या कहलाती है? स्वप्रेरण कहलाती है। और यहीं से निकल के आता है अपने पास स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरक। एक होता है बेटा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण। ये क्या होता है? ये होता है कि भाई हमारे पास दो कुंडली है, एक कुंडली ये रही और दूसरी कुंडली ये रही। एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न हुए प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न हुई प्रेरित विद्युत धारा को ही हम क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। आ रही है बात समझ में? इसके बाद में आता है बेटा भंवर धाराएं, और दो चार चीज, दो एक आध चीज भंवर धाराओं में होती हैं। तो भंवर धाराएं आप लोगों को स्वयं पढ़नी है। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण को मैं आप लोगों को बता देता हूं, और इसी के साथ फिर हम क्या कर रहे होंगे? फर्स्ट फिजिक्स को समाप्त कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अगला अपना जो पॉइंट आएगा अपने पास वो निकल के आएगा बेटा स्वप्रेरण। स्वप्रेरण तथा तथा स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण स्वप्रेरण गुणांक गुणांक। ठीक है, और स्वप्रेरण गुणांक को क्या बोलते हैं हम लोग? स्वप्रेरकत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? स्वप्रेरकत्व भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मैं बात कर लेता हूं इकाई की स्वप्रेरण की। तो मैं कहूंगा किसी कुंडली में, क्या कह रहा हूं बेटा मैं? किसी कुंडली में, किसी कुंडली में, कुंडली में, किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन, परिवर्तन के कारण, फ्लक्स परिवर्तन के कारण, के कारण किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न हुए कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ, ईएमएफ। ठीक है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न उत्पन्न होता है,
होता है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण कारण कुंडली में जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न होती है। इस घटना को ही प्रेरित स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को बेटा जी हम क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण बोलते हैं। अब यहां से अगर मैं देखूं तो भाई फ्लक्स में परिवर्तन आया, तो फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो काय पर डिपेंड होगा? भाई जो धारा उत्पन्न हुई है वो काय पर डिपेंड है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। तो मैं यहां से कह सकता हूं बेटा जी कि एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहां से प्रोपोर्शनल का चिन्ह में हटाऊं तो मैं कहूंगा एन फाई बराबर में नियतांक आता है एल इंटू में आई। तो एन फाई बराबर कितना आता है? एल इंटू में आई। मैं अगर यहां से कहूं आप लोगों से कहूं सर जी, क्या कह दूं मैं आप लोगों से कि यदि मुझे एल अगर निकालना हो तो मैं कहूंगा एल बराबर आई इधर आएगा तो कितना आएगा? एन फाई डिवाइडेड बाई आई। एन फाई डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा? आई आ जाएगा। और ये जो एल निकल के आया है, इस एल को ही हम बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण गुणांक। क्या बोलेंगे इसी को? स्वप्रेरण गुणांक बोलेंगे। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? अगला जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है बेटा जी अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व आता है। तो अगला पॉइंट आएगा बेटा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो बेटा इनके नाम से पता चल रहा होगा। देखो, स्वप्रेरण गुणांक स्वयं के कारण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक अन्य किसी और के कारण। अरे बात समझ में? तो यहां से देखें, मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स, कुंडली के फ्लक्स में, जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास वाली कुंडली में स्वतः ही फ्लक्स में परिवर्तन होता है। स्वतः ही फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा
उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, हो जाती है। इससे दूसरी कुंडली में क्या हो जाती है बेटा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को ही इस घटना को ही इस घटना को ही अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, प्रेरण कहते हैं, कहते हैं। तथा तथा को मारो गोली, तथा को मारो गोली। अब यहां से देखें, इसको अगर मैं कहूं भाई दूसरी एक कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है तो उसके कारण दूसरी कुंडली की क्या हो रही है, धारा उत्पन्न हो रही है। तो मैं यहां से अगर कहूं था कि मैं कहूं N1 I1 डिपेंड है डायरेक्टली कहीं पे, I1 पे, डायरेक्टली कहीं पे डिपेंड है, I1 पे, क्यों I2 पे, कहीं पे बेटा जी I2 पर, भाई दूसरे में ही तो होगी, तो कितना होगा I2। यहां से प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो ये निकल के आएगा N2 I2 बराबर कितना होगा बेटा M, बराबर में कितना आएगा अपने पास M इंटू में I2 निकल के आएगा। यहां से अगर मैं निकालूं बेटा तो M बराबर निकल के आएगा अपने पास कितना आएगा N2 I2 डिवाइडेड बाई, गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी, ये N1 I1 है ना, ये I2 है, ये N1 I1 कितना N1 I1 और ये हो जाएगा N1 I1 अपॉन I2। यहां जो M निकल के आया है, यहां पर बेटा जी जो ये वाला M निकल के आया है, इस M को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या फिर क्या बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। क्लियर है बेटा जी, क्लियर है यहां तक? चलिए करिए एक बार नोट डाउन। तो बेटा जी मैंने आप लोगों को फर्स्ट फिजिक्स में जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड जितने क्वेश्चन थे वो आपको करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो आपको करने हैं, आप स्वयं से कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया बवर्ण धाराएं, हो गया बवर्ण धाराओं के बारे में, कुछ इसके बारे में भी थोड़ा सा स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के बारे में और थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसके कारण कुंडली वगैरह में भी परिवर्तन वगैरह की बातें करता है, तो उस बारे में भी आप लोग क्या करेंगे अपने आप एक बार देखेंगे। मेरे यहाँ से फर्स्ट फिजिक्स मैंने क्या कर दी है, कंप्लीट कर दी है। आप लोगों को इन क्लासों को, ये मेरा वादा है कि आप अगर इन क्लासों को लेके भी अगर चले जाएंगे, जिस बच्चे ने पूरी साल नहीं पढ़ा है वो बच्चा भी अगर इन क्लासों को लेके चला जाएगा तो ये मेरी गारंटी है बेटा कि वो पेपर में बेहतरीन से बेहतरीन करके, ठीक है। और जो बच्चे साल भर से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये क्लास है रामबाण साबित होंगी। कैसी होंगी? रामबाण साबित होंगी, क्योंकि ये क्या है बेटा उनके लिए रिवीजन क्लासेज हैं। जो जिन चीजों पे धूल जम गई थी, समय के साथ साथ धूल जम गई थी, उन चीजों को ये क्या कर देंगे, उजागर कर देंगे और आप एक बेहतरीन स्कोर करके आए। तो आज्ञा चाहूंगा और बस इतनी सी आप लोगों से दरखास्त है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में सेकंड फिजिक्स में। और सेकंड फिजिक्स में हम बात कर रहे होंगे काय के बारे में, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और एक बचता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को हम एक ही क्लास में खत्म कर रहे होंगे। बची आपकी ऑप्टिक्स, तो 1 से 1.5 क्लास में, मतलब लगभग 2.5 से 3 घंटे की क्लास, अगर 3 घंटे की एक क्लास हो गई
तो 3 घंटे की क्लास में हम पूरी की पूरी ऑप्टिक्स का क्या कर रहे होंगे, सुपड़ा साफ कर रहे हो। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को मिलाकर। ठीक है बच्चा, तो बस लगे रहिए, हिम्मत हारनी नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि आपसे चीजें आती ना हो, आपसे सारी चीजें आती हैं। आप अपने आप में विश्वास रखिए, सारी चीजें होंगी, अच्छी होंगी, आसान होंगी, पेपर छोड़ के नहीं आना है। कोई चीज अगर हमारे दिमाग से बाहर है तो मैंने बताया है कि उसकी जगह पे आप लोग बोर्ड में कोई दूसरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन चिपका के आ सकते हैं। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और आज्ञा चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।